हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम वॉल्यूमेट्रिक का फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो पहले होम असाइनमेंट 1 लेंगे, देन 2, देन 3। थोड़ा वेट कर लेते, देन स्टार्ट करते। यस तन्वी, होम असाइनमेंट 1, 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक का। ट्रायल होम असाइनमेंट 1, 2 एंड 3।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो यस, होम असाइनमेंट का लेवल जो है 1 2 एंड 3 का अपने जेई लेवल जितना ही है, मतलब जेई मेन जितना लेवल है। होम असाइनमेंट 4 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े हायर लेवल के हैं, बाकी 1 2 एंड 3 जो है मेंस लेवल का ही है। बट जनरली इस पे भी क्वेश्चन नहीं आते, जनरली रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह पर या फिर ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इनकरेक्टली गिवन फॉर, तो देखो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वाले में CONH3 होल 5 Cl Cl2। तो इसमें नाइट्रोजन का अगर हमें निकालना है तो देखो NH3 का जो है वो क्या है, इस पूरे का हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अगर हम इसमें x मान ले एंड 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का 1 है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x क्या आया, x आ गया -3। ओके, तो इसमें तो करेक्ट दिया है। इसके अलावा बी ऑप्शन में क्या है, NH2OH है। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन का 1 मानते हैं, सॉरी x मानते हैं एंड 3 हाइड्रोजन है, इसके अलावा 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से x जो है वो -1 आता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में N2H5 N2H5 होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पर एक्चुअली देखो क्या है, N2H5 होल ट्वाइस SO4 है, तो इसमें SO4 पर -2 चार्ज है। ओके, तो N2H5 पर यहाँ पर क्या है, N2H5 पर +1 चार्ज है। ओके, तो N2H5 पर अगर +1 चार्ज है, क्यों है +1, बिकॉज SO4 पर -2 चार्ज है। सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन इज -2 वाला, SO4 -2। ओके, यहाँ पर बेसिकली ऐसा है। तो अब यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का हम x मानेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन जो है रॉन्ग है, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या दिया है, +2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, CO। ओके, एंड Mg3N2 में तो ऑब्वियसली Mg का +2 है, तो नाइट्रोजन का -3 रहेगा। ओके, डी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो डी में क्या है, Mg3N2, तो वहां पर Mg का +2 है तो नाइट्रोजन का -3। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है उसमें रॉन्ग दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 2, ClO4 नेगेटिव प्लस YMnO2 प्लस ZOH नेगेटिव। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करें, बैलेंस करना इस रिएक्शन को। तो यहाँ पर ClO4 माइनस बन रहा है एंड MnO4 2 माइनस बन रहा है। तो Cl का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है +7 है, Mn का +4 है, इधर Cl का +1 है एंड यहाँ पर Mn का +6 है। तो n फैक्टर क्या है, या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, या इंक्रीज, हमने बताया था ना बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज के इक्वल होना चाहिए, याद है रोहन, हम सेंड कर देंगे आफ्टर लेक्चर। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। तो इंक्रीज कितने से हुआ, इंक्रीज हुआ हमारे पास 2 से, एंड डिक्रीज कितने से हुआ, डिक्रीज हुआ है +7 से +1 गया है तो 6 से डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से। ओके, सो हमें इंक्रीज वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो बैलेंसिंग क्या होगा, Cl+7 कैसे, यार ऑक्सीजन का -2 लोगे ना, सार्थक हर ऑक्सीजन का -2 लोगे और इस पूरे पर क्या है, -1 चार्ज है, तो Cl का +7 आएगा ना। तो यस, नाउ
इंक्रीज वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिक्रीज वाले को एज इट इज रखना है। तो ClO4 माइनस डिक्रीज वाले को एज इट इज रखा और इंक्रीज वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, विल गिव ClO नेगेटिव प्लस थ्राइस MnO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर OH भी दिया, तो वैसे OH दिया मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा। तो क्या करें, OH ऐड कर देंगे बेसिक मीडियम के लिए। तो OH ऐड कर दो यार। तो किधर कितना OH है, ऑक्सीजन कितना है देखो, ऑक्सीजन देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड 6 + 4 10 है, राइट हैंड साइड कितना है। वैसे तो यहीं से आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। एक्स क्या हो गया, एक तरह से एक्स हो गया 1, वाई हो गया 3, एक्स 1 हो गया, वाई 3 हो गया। तो मोस्टली आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। बी भी हो सकता है और एक्चुअली डी भी हो सकता है, क्योंकि 1:3 का रेशियो आ रहा है। लेट्स सी। तो अभी ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, अच्छा सी भी हो सकता है एक्चुअली, बी में भी 1:3 है, या सी भी हो सकता है। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना ऑक्सीजन है, चार्ज बैलेंसिंग की बात करेंगे ना। चार्ज बैलेंसिंग देखो, लेफ्ट हैंड साइड -1 चार्ज है, एंड राइट हैंड साइड कितना चार्ज है, माइनस, देखो -6 एंड -1। राइट हैंड साइड कितना चार्ज है, -7, और लेफ्ट हैंड साइड -1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें 6 OH नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि 4 सेम हो जाए, है ना। OH दिया मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा ये। लेफ्ट हैंड साइड 6 OH नेगेटिव, तो राइट हैंड साइड कितने H2O, 3 H2O। ओके, तो अब देखो x क्या आया, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3, एंड z की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई। ठीक है, जो दिया रिएक्शन उससे कंपेयर करो, तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, OH नेगेटिव को यूज करके क्या किया है, चार्ज बैलेंसिंग की है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है, जल्दी लिखो रिया। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करा दिया, 5 भी हमने करा दिया है। CrO5 का हमने क्लास में कराया था, उसमें Cr का कितना होता था, +6 होता था। ठीक है, तो रोहन तुम भी देखो जल्दी, लास्ट वाला स्लाइड जल्दी देखो। देन क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। सर x की वैल्यू 1 कैसे है, कंपेयर कर लो ना श्वेता, कंपेयर करो, कंपेयर करो ना यार। यहाँ पर x लिखा है, क्या था, क्या दिया हमें, x दिया है कि नहीं दिया, ClO4 के आगे, प्लस y MnO2 प्लस ZOH नेगेटिव, ऐसा ही कुछ दिया है ना, तो कंपेयर कर लो ना यार। अगर किसी के आगे कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब 1 होता है ना, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, now आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो गया है ऑलरेडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 1 मोल ऑफ N2H4 लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली n फैक्टर दिया एक तरह से, तुम n फैक्टर ऑफ N2H4 जो है वो कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, क्योंकि 1 मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज n फैक्टर।
तो 1 mole of N2H4 loses 10 mole of electron to form a new compound Y. Assuming that all nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation state of N in Y? तो देखो हमारे पास क्या है, N2H4 है, तो इसने क्या है 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए। लूज किया मतलब क्या हुआ है भाई? लूज किया इसका मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब ऑक्सीडेशन ना, ठीक है। तो इससे हमारे पास वाई में चला गया है, कोई कंपाउंड वाई आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें देखो, इसमें एन फैक्टर, सॉरी, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2 है यहाँ पर। तो -2 से मान लो एक्स में गया, -2 से किस में गया? एक्स में। तो एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, याद रखना। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे चेंज के लिए, तो x माइनस ऑफ -2 दैट इज चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स 2, ठीक है। नाउ दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10। तो यहां से क्या आया ये? यहां से हमारे पास हो गया ये x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ये हम बोल सकते हैं x प्लस 2 क्या आ गया? 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? +3 आ गया। ओके, सो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बाद में वो कितना हो गया? +3 हो गया। हो गया सबका? Sir, why multiply by 2? They, what is n factor? It is change in oxidation number into number of atoms na. So what is number of atoms of nitrogen? Clear है? Number of atoms of nitrogen is 2. So that's why हमने multiply by क्या किया है? 2 किया है। Now question number 7 already हमने कर लिया क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। So 8 में क्या है? Zn plus OH नेगेटिव gives ZnO2 2 नेगेटिव plus H2। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, हमें इसको बैलेंस करना है, लेकिन in the balanced equation what should be the coefficient of OH? तो देखो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो किसका हुआ है? एक तो Zn का हुआ है और एक ऑब्वियसली हाइड्रोजन का हुआ है ना। तो पहले Zn का 0 था, बाद में Zn का यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो +2 हो गया होगा, बिकॉज हर ऑक्सीजन का क्या है? -2 है। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका कितना है? हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 है, इधर क्या है? 0, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? चेंज 0 से +2, तो 2 का चेंज है, ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2 एंड व्हाट इज डिक्रीज? सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 से 0 गया तो 1 से डिक्रीज हुआ। नाउ दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं डिक्रीज को, ठीक है। तो क्या आएगा ये? तो इट शुड बी Zn प्लस 2OH नेगेटिव विल गिव ZnO2 2 नेगेटिव प्लस H2। अब देखो Zn ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, यस हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सो यस बैलेंस हो गया ना, ठीक है। तो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ OH क्या होगा? 2 होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। H2 का कोफिशिएंट 2 क्यों होगा भाई? अगर H2 का कोफिशिएंट तुम 2 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना। अगर H2 का तुम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 रखोगे तो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन?
2 और राइट साइड में 4 हो जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन द रिएक्शन के हमारे पास Zn प्लस NaNO3 प्लस NaOH मतलब बेसिक मीडियम है, gives Na2ZnO2 प्लस NH3 प्लस H2O। तो NaOH का मतलब है बेसिक मीडियम हमारे पास। तो देखो यहाँ पर Zn का 0 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का +5 है, इसमें अगर हम Zn का निकालते हैं तो +2 आ रहा है, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन का -3। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5 से -3 मतलब 8। तो क्या करें, दोनों को सेम करने के लिए जो इंक्रीज वाला है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो 4Zn प्लस NaNO3 प्लस NaOH gives 4Na2ZnO2 प्लस NH3 प्लस H2। ठीक है, ये आया। अब देखो, अब यहाँ पर जब हम ऐसा कर रहे हैं तो Zn बैलेंस हो गया, बट Na बैलेंस नहीं है। तो इधर राइट हैंड साइड कितने Na है? 8 Na है, उनमें से एक Na ये वाला इसमें रहेगा, क्योंकि इसमें अभी कोई चेंज नहीं करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऑलरेडी बैलेंस कर लिया हमने। ठीक है, तो राइट हैंड साइड 8 Na, लेफ्ट हैंड साइड ये 2 Na है, उनमें से एक तो ये है, तो एक मतलब बच्चे 7 Na यहाँ पर हो। ठीक है, तो +7 Na वैसे आएगा। इसके अलावा बाकी हाइड्रोजन देखो, लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन हुए? 7 हाइड्रोजन, तो उनमें से 3 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 हाइड्रोजन H2 में होने चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन H2 में होंगे, मतलब it should be NH3 plus twice H2O. Okay, so this is balanced reaction. तो क्या आ जाएगा? Zn का कोफिशिएंट 4 एंड NaNO3 का 1, so 4 and 1 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है सबको? यस रिया, बोलो क्या डाउट है? यस बोलो। सर कैन यू हियर मी? यस बोलो। सर आपने यस बोलो। NaOH को ही 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया? आपको लाइक NaNO3 आपको कैसे पता चला? नहीं नहीं, देखो ये अपना ये वाला पार्ट में अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो हमारा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रॉब्लम हो जाएगा ना। मतलब इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो है हमने सेम कर दिया ऑलरेडी, है ना। तो ये हाँ, वाले पार्ट में हमें कोई चेंज नहीं करना। समझ ओके आया? सर, इसमें ओके कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दिया। ओके, तो जो ओके बचा हुआ सर, पार्ट है उसमें ओके सर, थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में है कार्बन इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन। तो CH3Cl में क्या है? तो ए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, CH3Cl में कार्बन का X लिया, 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो यहाँ से X क्या आया? -2 आ रहा है। सेकेंड वाले में CCl4 दिया है, तो X प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो X आ गया +4। तो यही आंसर होगा, क्योंकि X कार्बन का मैक्सिमम +4 ही हो सकता है, तो ये वही वाला होगा। बाकी भी देख लेते हैं ऐसे। CHCl3, तो कार्बन का X, हाइड्रोजन का 1,
3 टाइम्स ऑफ -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आएगा +2 एंड डी ऑप्शन में क्या है, CH2Cl2 यहाँ पर 0 आ रहा होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, सो x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, CCl4। नाउ 11th वाला इजी है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किससे किस में गया, सो N2O5 प्लस H2O gives twice HNO3, N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और HNO3 में भी +5, मतलब नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने क्लास में कराया है ना, H2H2O8, ठीक है, इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है, याद है, तो ये हमने कराया है 12 वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, amongst the following identities the species with an atom in +6 oxidation state, तो +6 किसका है भाई, सो MnO4 नेगेटिव में Mn का +7 होता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बाकी निकाल लेते फिर से। ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x क्या आया, +7 आया। देन बी ऑप्शन में जब क्रोमियम का देखेंगे वहां पर +3 आ रहा होगा, क्योंकि x Cr का ले लिया एंड Cn जो है उस पर -1 चार्ज होता है, तो 6 टाइम्स ऑफ -1, तो ये पूरा किसके इक्वल आना चाहिए, -3 के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ से x जो है वो आ गया +3, तो क्रोमियम का यहाँ पर +3 है। इसके अलावा NiF4 वाले में अगर हम देखेंगे, तो Ni का x फ्लोरीन का फिक्स होता है, ठीक है, सो फ्लोरीन का कितना है, -1 है, तो 6 टाइम्स ऑफ -1। देव बी वाला जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बाद में जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा, इज इक्वल टू -3, सॉरी -2 ना, इज इक्वल टू -2, तो x क्या आएगा, इट इज +4 एंड डी वाले में आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर x +2 टाइम्स ऑफ -2 करेंगे एंड 2 टाइम्स ऑफ -1 करेंगे इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो वो आंसर होगा। तो यहाँ पर x क्या आएगा, +6 आएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैक्सिमम टाइम हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर की मेनली हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कभी कभी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हम डायरेक्टली इस टाइप से कर सकते हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगा के। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, twice Na2H2O3 plus I2 gives twice NaI plus Na2S4O8, तो बोल रहा है कि इसमें Na2H2O3 क्या काम कर रहा है, तो देखो खुद क्या हो रहा है, +2 से +5/2 जाता है तो खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को ऑब्वियसली क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहाँ पर Na2H2O3 जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को रिड्यूस किया। ठीक है, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 से +5/2 गया। देव Cl2 सेपरेट नहीं है, वो Cl2 मतलब अपने पास अटैच है वो सेंट्रल एटम से। ओके, Cl2 अगर एक साथ अलग से होता तो उसका 0 होता, मतलब Cl2 एक साथ अगर ऐसे दिया होता तो हम 0 बोलते, लेकिन वो Cl जो है ना वो क्रोमियम से अटैच। ठीक है, Cl2 जो है दोनों Cl का -1 वो Cl2 सेपरेट नहीं, वैसे भी Cl2 जो है किसी के साथ अटैच होगा ही नहीं, याद रखना, Cl2 किसी के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, एक तरह से ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट हो गया तो Cl2 अटैच नहीं होता किसी से, और ना ही वो जैसे NH3 काम करता है ना,
NH3 क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का काम करता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। वैसे Cl2 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाता, Cl बना सकता है बट Cl2 नहीं बनाता। ओके, तो यहाँ पर Cl जो है वो अटैच है सेंट्रल एटम से, बाकी Cl2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। देन क्वेश्चन नंबर 15। So, which of the following statement is incorrect? The oxidation state of oxygen in peroxide is +1. Obviously, first वाला incorrect है, क्यों? क्योंकि peroxide में क्या होता है? peroxide में क्या होता है? peroxide में ऑक्सीजन का क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इज रॉन्ग, बाकी तो करेक्ट ही होंगे। बी में देख लेते हैं। तो OF2 में, यस, OF2 में क्या है? OF2 में ऑक्सीजन का x लिया, 2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई? +2 आई, तो वो तो करेक्ट है। देन सुपर ऑक्साइड में हमने बताया, तुम्हें सुपर ऑक्साइड में क्या बताया है? -½ बताया ना रूल्स के हिसाब से। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O क्या बताया था? -½ बताया था, तो डेट इज ऑल्सो करेक्ट। और डी वाला भी ऑब्वियसली रूल है, O का मैक्सिमम टाइम क्या होता है? -2 होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा आया? ए वाला आया, तो ये रूल्स वाला ही हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें थोड़ा सा क्या, थोड़ा नॉलेज बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है थोड़ा नॉलेज बेस्ड है, उसमें डी ब्लॉक वगैरह का भी थोड़ा यूज होगा एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह का भी। तो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि किसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो याद रखना, Fe का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं। तो Fe का मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। CO का भी +3 होता है। Mn का +7 होता है। Cr का +6 होता है, ठीक है। और कौन कौन से दिए हैं भाई? Ti का +4 होता है। तो ये डी ब्लॉक वगैरह पर थोड़ा बेस्ड है, ठीक है। एंड और क्या दिया? Ni दिया है। तो Ni जो है उसका +4 हो सकता है, बट जनरली उसका +2 ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो सभी ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है यार। Na2H2O3 का हमने, सिंपल है ना यार। Na2H2O3 में क्या है? नाइट्रोजन का 1 है, सॉरी सोडियम का 1 है। 2 × x + 3 टाइम्स ऑफ -2 = 0। तो क्या आता है इधर से? क्या आ जाता है इधर से? x + 2 आता है ना। ठीक है, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, सो ये हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हुए। तो देखो किसका क्या क्या है भाई। तो ए वाले में क्या दिया है? ए वाले में Fe का अगर हम देखेंगे तो x + 6 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -3। तो x क्या आया? +6 आया ना, सॉरी +3 आया, ठीक है। इसके अलावा CO का अगर हम मान लो y ले लेते हैं, तो y + 6 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -3। तो y कितना आया? y जो है अपने पास आ रहा है कितना? +3। ओके, इसके अलावा बी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो बी में क्या है? Mn का x + 4 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -1।
तो x क्या हो गया +7 एंड CR और CL2 हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था 2 टाइम्स ऑफ -2 एंड 2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 तो y कितना आया +6 तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास ठीक है CR का मैक्सिमम क्या होता है +6 होता है एंड MN का +7 होता है इसके अलावा सी ऑप्शन में क्या है MnO4 नेगेटिव तो ऑब्वियसली वहां पर x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल ली +7 व्हाट अबाउट NiF4 तो y ले लेते हैं उसको Ni वाले को सो y प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 सो y जो है वो यहाँ पर आया प्लस कितना आया -1 एक्चुअली तो +2 आया जैसे मैंने बताया Ni का +4 भी हो सकता है तो वही एक्चुअली यहाँ पर है Ni +4 भी इसके लिए क्योंकि CR का कभी भी +6 से ज्यादा नहीं होगा MN का +7 से ज्यादा नहीं होगा ठीक है सो यहाँ पर क्या है कि अच्छा ऐसे ही CO का भी हम बता देते CO का लिखा है अच्छा CO का लिखा है तो CO का वैसे +3 होता है बट इसका +6 भी जाता है ठीक है +3 एंड +6 जनरली CO के दो रहते हैं इसके अलावा MnO2 एंड TiO2 तो MnO2 जो है उसमें x प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 तो x क्या आया +4 तो Mn का +4 आ गया एंड TiO2 में अगर हम देखेंगे तो y प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 तो ये भी +4 आ रहा है ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि वहां पर CR का भी मैक्सिमम है एंड Mn का भी मैक्सिमम सो ये हमारे पास हो गया होम असाइनमेंट 1 ठीक है ये जो हमने बताया मैक्सिमम वाला तो अच्छा मैक्सिमम की बात हो रही है ना तो ये हाँ नाउ दीज आर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इनके तो ये हमें डी ब्लॉक एलिमेंट वाले पार्ट से चैप्टर में पता चलेगा और थोड़ा कोऑर्डिनेशन में भी बता देंगे हम ठीक है तो दिस इज होम असाइनमेंट 1 नाउ होम असाइनमेंट 2 पर चलते हैं तो होम असाइनमेंट 2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी करा दिया क्लास में नाउ क्वेश्चन नंबर 2 0.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स दिस मच ऑफ मेटल ऑक्साइड तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड याद है हमने क्या बताया था हमने बताया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे तो इसका 0.5 ग्राम है इसका 0.79 ग्राम तो दोनों के इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए ओके सो अगर हम इक्विवेलेंट मास जो है ई ले लें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमने ई ले लिया है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएंगे 0.5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ठीक है तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा मेटल ऑक्साइड का वेट डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट मास व्हाट इज मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास याद है हमने आयनिक कंपाउंड के लिए बताया कि कैटायन का इक्विवेलेंट मास प्लस एनायन का इक्विवेलेंट मास ओके सो मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 सो दैट्स इट इसको सॉल्व करो सो 0.5 टाइम्स ऑफ ई प्लस 4 इज इक्वल टू 0.79 टाइम्स ऑफ ई तो ये क्या आ गया दिस इज 0.29 ई इज इक्वल टू 4 तो ई क्या आ रहा है
ई का वैल्यू कितना आ रहा है 4/0.29, इट इज 13.79। तो 14 होगा आंसर, है ना। 13.79 मीन्स 14। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। 0.5 मेटल का 0.79 इसका, 0.5 डिवाइड बाई ई, एंड आई थिंक बराबर ही लग रहा है। ओके, सो करेक्ट है। तो 14 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम। 74.5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड कंटेन्स दिस मच ऑफ क्लोरीन। सार्थक +8 क्यों? क्योंकि किसी भी आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट इज मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का मतलब मेटल का इक्विवेलेंट वेट, या हम ऐसा बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड में जो इक्विवेलेंट वेट होता है इट इज कैटायन का इक्विवेलेंट वेट प्लस एनायन का। तो यहाँ पर कैटायन कौन है? मेटल। और एनायन कौन है? ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है और मेटल का हमने ऑलरेडी ही माना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 74.5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड कंटेन्स दिस मच ऑफ क्लोरीन। तो अपने पास क्या है? मेटल है, उसका रिएक्शन हुआ होगा क्लोरीन से, इज इक्वल टू मेटल क्लोराइड। तो देखो क्लोरीन का वेट कितना है? 35.5 ग्राम है, और इस पूरे का वेट है 74.5 ग्राम। तो या तो इन दोनों के इक्विवेलेंट सेम कर ले, या फिर एक और तरीका है कि यार इसका 74.5 ग्राम है तो मेटल कितना आया होगा? बचा हुआ मेटल ही होगा ना। मतलब कितना हुआ मेटल? कितना हो गया? माइनस करने पे कितना आया? 9। 39 हुआ क्या? ओके, तो 39 ये हो गया। सो दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे, मेटल का इक्विवेलेंट और क्लोरीन का इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए। तो व्हाट इज मेटल का इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का 35.5 ही होता है इक्विवेलेंट मास। तो ये कितना आ गया? 39 आ गया ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। The chloride of a metal contains this much percent of chlorine. 100 ml of the vapor of the chloride of the metal at STP weighs this much. The molecular formula of metal chloride is। तो हमें यहाँ पर उन्होंने एक तरह से मान लो हमारे पास फॉर्मूला देखो, देखो Mx पॉजिटिव है और Cl जो है उस पर -1 है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? MClX हो गया। ये तो मतलब मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो 100 ml, अब एक्चुअली एसटीपी बोला है, वैसे एनटीपी देना चाहिए था क्योंकि एसटीपी से आंसर नहीं आएगा, बट ठीक है फिर भी देख लेते हैं। तो 100 ml जो है उसका, इस मेटल क्लोराइड का जो मास है 100 ml का वो कितना है? 0.72 ग्राम। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली मोलार मास निकाल सकते हैं। तो 100 डिवाइड बाई 22700 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट
दिया है 0.72 डिवाइड बाय मोलार मास। क्या आया मोलार मास? एसटीपी दिया, दैट्स वाई 227 लिया है। एक्चुअली 224 लेना चाहिए क्योंकि एसटीपी में नहीं, वो एनटीपी से आएगा आंसर, बट फिर भी ठीक है। तो मोलार मास कितना आ रहा है इधर से? तो मोलार मास आ रहा है हमारे पास 163.44। ओके, नाउ और क्या दिया उन्होंने? उन्होंने बोला है कि द क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन्स दिस मच परसेंट ऑफ क्लोरीन सॉरी। तो बेसिकली हमें एक्स निकालना है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या होगा भाई? परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो है ये क्या होगा? नंबर ऑफ क्लोरीन मीन्स एक्स इंटू 35.5 एटॉमिक मास डिवाइड बाय मोलार मास इंटू 100। ठीक है, दैट शुड बी परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। कितना दिया है? 65.5। तो यहाँ से एक्स क्या आया? तो यहाँ से एक्स आ रहा है 3। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इज MCl3। ओके, सो ये एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट वाला ही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। The equivalent weight of metal is 4.5 and the molecular weight of its chloride is 80. The atomic weight of metal is। तो यार हमें मतलब इसका एटॉमिक वेट निकालना है। देखो मेटल के लिए एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट में क्या रिलेशन होता है? वैलेंसी क्या आता है ना, मतलब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है यहाँ पर? वैलेंसी होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी एक तरह से। तो सेम ऐसा ही हो गया जैसा अभी वाला था। हमारे पास एम एक्स पॉजिटिव है और Cl माइनस है। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो गया? MClX हो गया। तो उन्होंने बोला कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 80 है। ओके, सो अब देखो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा अगर हम इसका, ऑब्वियसली वैलेंसी क्या एक्स है ना, तो यहाँ से एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास मीन्स 4.5 इंटू एक्स। ओके, तो देखो इसका मोलार मास उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो 4.5 इंटू एक्स प्लस क्लोरीन का कितना हुआ? क्लोरीन का हमारे पास 35.5 है, इंटू एक्स हो जाएगा उसका भी, बिकॉज ये है। तो दिस इज मोलार मास। और वो कितना दिया? 80 दिया है। तो कितना आया ये? यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आ रही है क्या? तो एक्स 2 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट हमें दिया है, एटॉमिक मास क्या होगा? इट इज 4.5 इंटू 2 दैट इज 9। ठीक है, अच्छा इसका एक और तरीका है, बहुत इजी तरीका। उन्होंने हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया ना इसका, एक्चुअली वो कर सके, एक मिनट।
दूसरा एक और तरीका है वैसे, बट वो देखो, एक मिनट देखो, दूसरा तरीका क्या है कि MCLX है हमारे पास जैसे, है ना, तो हमें X ही निकालना है। X क्या है इसका, एन फैक्टर है, इस पूरे का भी एन फैक्टर X ही होगा ना, बिकॉज ये एक तरह से आयनिक कंपाउंड बन गया, या सॉल्ट बन गया, तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, है ना, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, X है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, तो देखो दूसरा तरीका जो बता रहा हूं कि हमारे पास MCLX है, ठीक है, अदर मेथड। तो इसका जो ओवरऑल एन फैक्टर वो X है, ठीक है, एंड ओवरऑल एन फैक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, मॉलिक्यूलर मास दैट इज 80 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, होगा ही नहीं होगा ना, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इट इज 4.5 प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, ये होगा ही नहीं होगा, बताओ। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या है, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट ऑफ MCLX क्या होगा, ये होना चाहिए इसका मोलार मास बाय एन फैक्टर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इसका एन फैक्टर क्या आएगा, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ MCLX क्या हो जाएगा, पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास इज कैटायन का इक्विवेलेंट मास प्लस एनायन का, दैट इज 4.5 प्लस 35.5, एंड इट शुड बी इक्वल टू मोलार मास जो कि कितना दिया, 80 दिया है, एंड डिवाइड बाय एन फैक्टर दैट इज X। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से X की वैल्यू 2 आ रही है ना, तो अगर X की वैल्यू 2 आ गई तो वहां से हम ऑब्वियसली मेटल का क्या निकाल पाएंगे, एटॉमिक मास निकाल पाएंगे, क्योंकि मेटल के लिए भी ये सेम चीज होगी। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट इज 4.5 इज इक्वल टू उसका एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर उसका 2। ओके, तो यहां से एटॉमिक मास क्या आएगा, 4.5x, जो कि क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 एंड 3, हो गया रोहन, 3 देखो जल्दी।
ठीक है। नाउ देखते हैं मनन, मोस्टली 9 o'clock आई थिंक होम असाइनमेंट 2 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 3 तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं। तन्वी कौन सी सीट का सॉल्यूशन बोल रहे हो? वो सब्जेक्टिव वाला बोल रहे हो क्या? वो यूट्यूब पर है, वो यूट्यूब पर हमने डाल दिए हैं, ठीक है, देख लेना। मैं भेज दूंगा वैसे, फिर भी लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 was done. Yes, now question number 6. The sulfate of an element contains this much percent of element, the equivalent weight of metal would be. तो देखो यहाँ पर क्या है, सल्फेट है, तो M X पॉजिटिव और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ओके, तो पूरे का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? पूरे का इक्विवेलेंट वेट जो है ऑफ सल्फेट, मतलब पूरा मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट अपने पास हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। तो सल्फेट का कितना होगा यार, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसका 96 होता है, 96/2 कितना हुआ, 96/2 48 ना, तो E प्लस 48 अपने पास हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। तो इसका मोलार मास क्या होगा? मोलार मास विल बी इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। तो देखो एन फैक्टर क्या आएगा इस पूरे का, तो इट इज MsO4 होल एक्स है ना, N2, यस ऐसा आ जाएगा। तो 2 नेगेटिव है, ओके, सो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, तो दैट इज 2x है ना, एन फैक्टर क्या हो गया इसका, इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 2x हो गया। सो मोलार मास विल बी, इस पूरे का मोलार मास क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो ये इसका हो गया अपने पास मोलार मास। ना वो क्या बोल रहा है कि इसमें कितना सल्फेट है, इसमें 42.2% सल्फेट है, ओके, सॉरी एलिमेंट है, 42.2% एलिमेंट है, मतलब मेटल है। तो SO4 2 नेगेटिव का परसेंटेज क्या होगा, बचा हुआ ना, दैट इज 100 माइनस 42.2, कितना हुआ, इट इज 57.8 ना। तो अभी सल्फेट का परसेंटेज क्या क्या होगा, देखो यहाँ से सल्फेट का परसेंटेज अगर हम निकालें तो क्या आएगा, तो इट इज 90, मतलब 57.8 इज इक्वल टू सल्फेट का परसेंटेज, कितने सल्फेट है अपने पास, x है, इंटू 96 डिवाइड बाय पूरे का मोलार मास, तो मोलार मास कितना हो गया, E प्लस 48 इंटू 2x इंटू 100। तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मेटल के फॉर्म में क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे x से x कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, वहां पर हमें थोड़ा और सॉल्व करना पड़ता। बट अगर हम परसेंटेज ऑफ सल्फेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो उससे क्या, हमारे पास ऊपर यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, और वो कैंसिल आउट होगा। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो अभी देखो क्या आया ये, तो यहाँ से E प्लस 48 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू, ये देखो 48 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, so it is 4800 डिवाइड बाय 57.8, तो कितना आ रहा है यहाँ से, यहाँ से 35 आ रहा है, ई जो है वो कितना आ रहा है, 35। ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल या वो एलिमेंट जो भी है।
now इससे नेक्स्ट वाला क्या है, the equivalent weight of an element is 4 and its chloride has vapor density this much, then the valency of the element. तो सेम वैसा ही हो गया ये भी ऑलमोस्ट। तो हमारे पास जैसे ये है एंड Cl माइनस है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, MClX। ओके, सो इसका एन फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इस पूरे का एन फैक्टर क्या होगा, Xc होगा, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इतना ही होगा। तो इक्विवेलेंट वेट हमें दिया है एलिमेंट का एंड क्लोराइड का वेपर डेंसिटी दिया है, तो मोलार मास पता है। मोलार मास क्या हो गया, 59.25 इंटू 2, कितना आया, 108.5 ना, नहीं 118.5 है ना, 118.5, तो ये पूरे का मोलार मास हो गया। सो नाउ मोलार मास अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल टू पूरे का इक्विवेलेंट मास। सो पूरे का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास। तो मेटल का इक्विवेलेंट मास दिया है 4 एंड क्लोराइड का कितना है होता है, ऑब्वियसली क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो यहाँ से x क्या आएगा, इट इज 118.5 डिवाइड बाय 39.5, कितना आया, क्या आएगा, ओके, तो 3 आ गया। सर y इंटू 2 वेपर डेंसिटी दिया ना रिया, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज मोलार मास ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। So the oxide of an element possesses the formula M2O3 if the equivalent weight of the metal is 9, then the atomic weight of the metal will be। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, M2O3 है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, M+3 है और O-2 है, तो वैलेंसी 3 ना। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब डिवाइड बाय ऑब्वियसली इसका मेटल का वैलेंसी। तो मेटल का वैलेंसी क्या है, 3 है, तो एटॉमिक मास क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया अपने पास 27। Okay, then question number 9. Approximate atomic weight of an element is 29.89. If its equivalent weight is 8.9, then exact atomic mass। तो देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ से हम पहले वैलेंसी निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट वैलेंसी आएगी, फिर उससे एग्जैक्ट वैलेंसी निकालेंगे। तो अप्रोक्सीमेट वैलेंसी एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो कितना आया ये, अप्रोक्सीमेटली कितना रहा है, यार अपने पास 3.35 आ रहा है ना। तो एग्जैक्ट कितना ले लें, फिर ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो एग्जैक्ट क्या हुआ, एग्जैक्ट वैलेंसी इसको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी जो है वो इंटीजर होती है, मेटल वगैरह की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, इंटीजर होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, कैसे, तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू जो अपने पास इक्विवेलेंट वेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वैलेंसी से। तो कितना आया ये, 26.7 ना। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
तो अच्छा, तुम लोगों का टेस्ट कब है वॉल्यूमेट्रिक का? नेक्स्ट वीक है या इसी वीक है? आफ्टर 2 वीक है, ओके। अभी नहीं है ना, इस करंट वीक में नहीं है ना? ओके ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो 0.534 ग्राम मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस दिस मच ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg हमें दिया हुआ है। तो देखो क्या है, तो mg ने रिएक्शन किया किसके साथ? कॉपर सॉल्ट के साथ। तो उससे कॉपर निकल गया एंड ऑब्वियसली फिर mg का सॉल्ट आ गया होगा कोई। तो mg जो है वो कितना है? 0.534 ग्राम। और कितना कॉपर डिस्प्लेस हुआ? 1.415 ग्राम। ओके। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg दिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर निकालना है, तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ mg क्या हो गया? वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इतना ही अपने पास कितना होगा? इक्विवेलेंट कॉपर का होगा। तो दोनों के इक्विवेलेंट सेम कर दिए, तो यहाँ से ई क्या आ रहा है कि यहाँ से आएगा 1.415 इंटू 12 एंड देन डिवाइड बाय 0.534। ये आ रहा है 31.797 या 31.8 आ गया। ठीक है, दिस इज 31.8। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। So if m1 gram of a metal A displaces another m2 mass of metal B from its salt, if the equivalent weight of, तो ऑब्वियसली दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे ना। तो m1 डिवाइड बाय E1 इज इक्वल टू क्या होगा? m2 डिवाइड बाय E2। तो कौन सा मैच कर रहा है यार? दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होंगे तो कौन सा मैच किया? तो E1 दिया हुआ है, तो E1 क्या हो जाएगा? E1 इज m1 अपॉन m2 इंटू E2। ओके, m1 अपॉन m2 इंटू E2, यस। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। Now question number 12. The weight of metal of the weight of a metal of equivalent weight 12, which gives 0.475 gram of its chloride. तो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट हमें दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लैंग्वेज। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हमें दिया है मेटल का 12। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास मेटल है, इसका मान लो W ग्राम है, ये क्लोरीन से रिएक्ट हो रहा है और क्या बन रहा है? मेटल क्लोराइड बन रहा है। तो मेटल क्लोराइड जो है उसका है 0.475 ग्राम। ओके, ऑब्वियसली दोनों का इक्विवेलेंट सेम होगा। तो W डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट मास 12, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल हो गए, मेटल के हो गए। एंड देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा? तो ये उसका वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड क्या होगा? मेटल का इक्विवेलेंट मास दैट इज ई मतलब 12 प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास दैट इज 35.5। तो ये क्या आ गया? 0.475 डिवाइड बाय 47.5 और 0.01। तो W यहाँ से क्या आया? 0.12 ग्राम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। तो देखो Fe2O3 में क्या है? Fe3 पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलार मास बाय एन फैक्टर। तो व्हाट इज मोलार मास? 56 बाय एन फैक्टर इज 2। ऑब्वियसली इसका नहीं 3 नॉट 2, एन फैक्टर 3 हुआ ना, या वैलेंसी 3 हुआ, तो कितना आया? इट इज 18.6। नाउ क्वेश्चन नंबर 14।
1.5 ग्राम ऑफ डाइवेलेंट मेटल डिस्प्लेस्ड 4 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमारे पास क्या एक मेटल है, वो डाइवेलेंट है, मतलब उससे 2 पॉजिटिव चार्ज है। उसने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया और क्या बनाया, कॉपर बनाया, प्लस ऑब्वियसली नया सॉल्ट बन गया हो गया। तो 1.5 ग्राम है इसका, एंड इसने 4 ग्राम ऑफ कॉपर डिस्प्लेस किया। एटॉमिक मास इसका 64 है। द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल क्या होगा? ओके, तो देखो डाइवेलेंट है, ठीक है। सो नंबर ऑफ इक्वलेंट इज 1.5 डिवाइड बाय, अच्छा देखो एटॉमिक मास निकाल रहे हैं ना, तो दोनों के नंबर ऑफ इक्वलेंट को हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया अपने पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इनटू एन फैक्टर क्या लेंगे मेटल का 2, ओके, बिकॉज डाइवेलेंट है, इज इक्वल टू Cu के केस में क्या आएगा, तो Cu के नंबर ऑफ मोल्स 4 डिवाइड बाय 64, एंड इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका भी 2 होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो तुम 0 से +2 है प्रॉपर, ओके, तो इसका भी एन फैक्टर क्या होगा, 2, दोनों का एन फैक्टर 2 होगा, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मोलार मास क्या हो गया, मेटल का मोलार मास क्या हो गया, ऑब्वियसली मेटल का मोलार मास मतलब एटॉमिक मास ही है। तो कितना हो गया, इट इज 1.5 इंटू 64 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू MnSO4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कितना चेंज हुआ, +7 से +2। एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर इज 5, तो आंसर क्या होगा, m/5 मींस ए ऑप्शन, ओके, इक्विवेलेंट मास इज मोलार मास बाय एन फैक्टर, तो ए ऑप्शन आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, the weight of two elements which combine with one another are in the ratio of their equivalent mass। ठीक है, एक का इक्विवेलेंट मास दूसरे के इक्विवेलेंट मास से कंबाइन होता है, ये हमने बताया है तुम्हें जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम इक्वेट कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 0.84 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड, ठीक है, कंटेन्स दिस मच ऑफ मेटल। तो बेसिकली मेटल का रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन से और क्या बना, मेटल हाइड्राइड बना। तो मेटल हाइड्राइड कितना, 0.84, और मेटल कितना है, अच्छा उसमें हाइड्रोजन है 0.042, तो मेटल कितना होगा, बचा हुआ ना। आई थिंक हाइड्रोजन का इसमें थोड़ा रॉन्ग दिया है क्या, पता नहीं, देखते हैं। सो 0.84 माइनस 0.042 कितना है, तो इट इज 0.798 ग्राम। ठीक है, तो देखो मेटल और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए। 0.798 डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट मास हमने ई ले लिया मान लो, ओके, एंड इट शुड बी इक्वल टू हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, दिस डिवाइड बाय हाइड्रोजन का 1 होता है इक्विवेलेंट मास, ओके। या फिर तुम्हें ज्यादा हुआ है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए डिवाइड बाय 2, एंड इसका जो एन फैक्टर है वो क्या होगा, 2 होगा, बिकॉज ये हाइड्रोजन 0 से 1 में चेंज हुआ है, तो चेंज 1 का है, एंड नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से ई क्या आएगा, ई इज 0.798 डिवाइड बाई 0.042, दैट इज 19। ओके, सो 19 आ रहा है हमारा, उसमें कुछ और दिया, एक मिनट, मिस्टेक तो नहीं किया है।
19 आ रहा, 19 ऑप्शन में नहीं है ना? एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट मेटल का नहीं पूछा, मेटल हाइड्राइड का पूछा है। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड क्या होगा? इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 20। मेटल का नहीं पूछा उन्होंने। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। मेटल ऑक्साइड कंटेन्स दिस मच परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार मेटल जो है वो 40 ग्राम होगा, ऑक्सीजन जो है वो 60 ग्राम होगा, एंड ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड जो है वो कितना बन गया? मेटल ऑक्साइड 100 बन। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। एक मिनट, मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 60% मेटल, सॉरी 60% मेटल बोल रहा है। तो 60 ग्राम मेटल हो गया, ऑक्सीजन अपने पास 40 ग्राम हो गया। ठीक है, तो दोनों के इक्वलेंट ऑब्वियसली सेम होने चाहिए। तो 60 बाई ई इज इक्वल टू 40 बाय ऑक्सीजन का कितना बताया था मैंने इक्वलेंट मास? 8 बताया था। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ रही है? 12 आ रही है क्या? ओके, सो मेटल का इक्वलेंट वेट क्या हो गया? 12। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो मेटल को बर्न किया और उसका जो वेट है वो 24% बढ़ गया। मतलब हमारे पास मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये रिएक्शन हुआ एक तरह से। पहले मेटल का जो वेट था वो मान लो 100 ग्राम था और वो 24% बढ़ गया, मतलब 120। तो ऑब्वियसली दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम कर सकते हैं, दैट इज 100 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास हमने 8 बताया। तो कितना है ये? यहाँ से ई आ जाएगा 33.33। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमने ऑलरेडी क्लास में कराया है। सो नेक्स्ट चलते हैं 21 पर। सो ए बाइवेलेंट मेटल हैज इक्विवेलेंट वेट 12। तो उसका इक्विवेलेंट वेट 12 दिया है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड विल बी। तो हमारे पास क्या है? बाइवेलेंट है, मतलब उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट हमें 12 दिया। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा देखो। तो बाइवेलेंट है मतलब इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ऑक्सीजन पे क्या होता है? 2 नेगेटिव होता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? MO। ओके, सो MO हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या दिया मेटल का उन्होंने? 12। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये अपने पास आया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। एंड मोलार मास इसका जब निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? मोलार मास के लिए मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। सो व्हाट इज एन फैक्टर हियर? ऑब्वियसली दिस इज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का एन फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो वो 2 है। तो क्या आ गया ये? 40 आ गया। ओके, सो दिस इज मॉलिक्यूलर वेट या मोलार मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 पूछा है, तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए देखो। ट्वाइस H3PO4 प्लस 3COH होल ट्वाइस gives CA3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6H2O। तो याद है एसिड बेस रिएक्शन में हमने क्या बताया था कि कितने H पॉजिटिव रिप्लेस हो रहे हैं वो एन फैक्टर होगा। तो देखो यहाँ पर तीनों की तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए।
ओके, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो एन फैक्टर क्या आ गया 3। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलार मास बाय एन फैक्टर। व्हाट इज मोलार मास, 98 होता है, डिवाइड बाय एन फैक्टर इज 3, तो कितना आया, दिस इज 32 पॉइंट समथिंग, 32.66। क्लियर है सभी को? तो ये हमने होम असाइनमेंट 2 कर लिया है ना, ऑब्वियसली 3 के लिए टाइम है नहीं, सो वो बाद में नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो मैक्सिमम जगह जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेट करने का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। एंड इसके साथ साथ एक और चीज यूज हो रही है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास जो है वो क्या होता है, कैटायन का इक्विवेलेंट मास प्लस एनायन का इक्विवेलेंट। ओके, तो होम असाइनमेंट 1 एंड 2 डिस्कस कर लिए, नाउ 3 नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। एंड बाकी मैंने सब्जेक्टिव डिस्कस किया है, तो एक जो सीट सेंड की थी वो हमने डिस्कस किया है, तो वो हम तुम्हें सेंड कर देंगे, बाकी यूट्यूब पर वो अपलोडेड है। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।